नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का ये भाव हम सभी को सदैव एक नया जीवन देता है, एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ की स्थापना जाति भेद को, छुआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने की थी। इस देश और धर्म को बचाने के लिए की थी। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे का उद्घोष करके उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा, चाहे तो देश और धर्म के मार्ग में बाधक है। और इसीलिए हम लोग आज भी कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं, याद करना सिख गुरुओं ने जो परंपरा डाली, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु अर्जुन देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सिख गुरुओं का ये गौरवशाली इतिहास एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कभी विचित्र नाटक को एक बार अध्ययन तो करो, पता लगेगा कैसा दिव्य महापुरुष था, जो अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी अवगत करा रहा है, उन सभी स्थितियों के बारे में हम सबको अवगत करा रहा है जिनको देख करके रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उन भावों को देखते हैं, समझते हैं, और ये हमारा दायित्व बनता है एक लंबी यात्रा के लिए उससे हम प्रेरणा प्रदान करें। आज का ये प्रकाश पर्व उसी प्रेरणा का एक दिवस है, जब हमें सिख गुरुओं के त्याग से, उनके बलिदान से, उनके कृतित्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों से की मुलाकात। जी हां, किसानों से मुलाकात। सरकार के खिलाफ महीनों से धरना दे रहे हैं किसान और अधिकृत की गई जमीन नहीं मिला मुआवजा, ये कहना है किसानों का। धरना दे रही किसान की मौत भी हो चुकी है। तो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे अजय राय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों से मुलाकात की है, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूरा देश एक व्यक्ति अडानी के नाम गिरवी रख दिया, ये बयान दिया उन्होंने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों से मुलाकात की है। बता दें आपको कि सरकार के खिलाफ महीनों से ये किसान धरना दे रहे हैं, जिनसे मुलाकात की है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको, कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड का मामला। जी हां, अब इस मामले में, हत्याकांड के मामले में हुआ अहम खुलासा हुआ है। 7 विदेशी एनजीओ से अभियुक्तों को फंडिंग की गई थी और देश के भी 3 एनजीओ की फंडिंग के नाम इसमें आ रहे हैं। जानकारी केंद्र सरकार को भेजी जाए और मामले में 28 लोगों को दी गई थी उम्र कैद की सजा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, अहम खुलासा हुआ है। 7 विदेशी एनजीओ से अभियुक्तों को फंडिंग जो है वो मिली थी। देश के भी 3 एनजीओ ने फंडिंग की थी, ये बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी केंद्र सरकार को भेजी जाए, कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो मामले में 28 लोगों को उम्र कैद की सजा जो है वो मिल चुकी है। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड का मामला, जिसमें हत्याकांड में मामले में अहम खुलासा हुआ है। ये जानकारी आ रही है, 7 विदेशी एनजीओ की तरफ से उन अभियुक्तों को फंडिंग की गई थी, जिसमें देश के 3 एनजीओ के द्वारा भी फंडिंग की गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है।
तौकीर किदवई संवाददाता फोन लाइन पर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में जो दोषी थे, जो 28 दोषी थे, उन्हें उम्र कैद की सजा तो मिल गई, लेकिन अब इस केस में नया मोड़ तब आ गया जब इनमें विदेशी एनजीओ की तरफ से अभियुक्तों को फंडिंग करने का मामला सामने आया और उसमें देश के 3 एनजीओ भी शामिल बताए जा रहे हैं। बड़ा खुलासा हुआ है इस मामले में। देखिए, इसमें जो एनजीओ का नाम सामने आया है उसमें एक मुंबई की सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, दिल्ली की पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लाइबिलिटीज और लखनऊ की रिहाई मंच, ये 3 ऐसी एनजीओ हैं जिनके ऊपर इस तरह का एलिगेशन है कि जो आरोपी थे, जो हत्याकांड में जिनका नाम आया था, उनको लीगल एड दी है, यानी कि जो इनको मदद मिली है, जो लीगल मदद की गई है वो एनजीओ की तरफ से की गई है। लेकिन इसके बावजूद एनआईए की कोर्ट में सभी को उम्र कैद की सजा हुई है। फिलहाल इस जजमेंट में जो इनके खिलाफ दिया गया था, इन आरोपी 28 आरोपियों के खिलाफ, उस जजमेंट में भी कहा गया कि इन्हें विदेशी फंडिंग हुई है और कुछ इनको बचाने के लिए भी लोगों ने प्रयास किया। और फिलहाल एक आरोप ये भी था कि ये जो पूरे साजिश के तहत उस हिंसा को अंजाम दिया गया था जिसमें चंदन गुप्ता की मौत हुई थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर रिहाई मंच के जो अध्यक्ष हैं शुएब अहमद, उनका कहना है कि वो सिर्फ एक मामले में नहीं, ऐसे न जाने कितने मामलों में उन्होंने मदद की है लोगों की, चाहे वो किसी भी धर्म और जात का हो, उसमें वो मदद करने आते हैं, क्योंकि इनको ही मदद करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता, इसलिए ऐसे लोगों के साथ वो खड़े होते हैं। गुनाह या बेगुनाह साबित करना जुडिशरी का काम है और वो मामला वहां जाने के बाद तय होता है, उसके पहले सभी सिर्फ आरोपी हैं। जाहिर तौर पर इस तरह का बयान शुएब अहमद ने दिया है, जो एडवोकेट है लखनऊ में। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो विदेशी फंडिंग का जिक्र आया है, इसको लेकर एनआईए की टीम पहले भी जांच कर चुकी है और चार्जशीट में भी इसका जिक्र है। लेकिन तौकीर, अभी तक कोई इसके सबूत जो है वो मिल पाए हैं, फंडिंग की डिटेल्स या कोई ये हाथ लग पाए हैं? क्योंकि ये बहुत अहम खुलासा इस मामले में कि किस तरीके के एनजीओज की नेटवर्किंग है देश के खिलाफ या इस तरीके के हत्याकांड में, इस तरीके की साजिशों में। देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस तरह का लीगल एड के तौर पर मदद दी गई है, ये तीनों एजेंसीज, जो एक मुंबई की है, एक दिल्ली की और एक लखनऊ की, ये तीनों एजेंसीज, ये जो संस्थाएं हैं, इन पर इस तरह का आरोप लगा है कि इन्होंने लीगल मदद की है इनकी। जाहिर तौर पर इन जो संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं, इनको कौन मदद कर रहा है, इनके पीछे कौन पैसा लगा रहा है, ये जरूर जांच का विषय है, क्योंकि ये सभी संस्थाएं हिंदुस्तान की हैं, भले वो मुंबई और दिल्ली और लखनऊ की क्यों ना हो, लेकिन ये लीगल मदद कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इनको पैसा कहां से मिल रहा है, ये मदद कैसे कर रहे हैं, इसकी जरूर जांच होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई इस तमाम जानकारी के लिए। तो अहम खुलासा कासगंज हत्याकांड मामले में, जो चंदन हत्याकांड मामला था, इसमें आरोपियों को सजा तो मिली, लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ है वो बेहद चौंका देने वाला है, जिसमें एनजीओ द्वारा फंडिंग जो है अभियुक्तों को की जाने की बात सामने आई है, जिनमें से 7 विदेशी एनजीओ बताए जा रहे हैं और 3 विदेशी एनजीओ जो है वो भारत के ही बताए जा रहे हैं। अब इस मामले में जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है इन एनजीओ द्वारा ही जो लीगल हेल्प थी, जो लीगल फंडिंग थी, वो यहाँ पर की गई थी इन अभियुक्तों को। खबरों में आगे बढ़ेंगे उधर आपको बता दें, शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में आरोपी युवक के साथ एक महिला पत्थरबाज को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें कि 4 की गोली लगने से मौत हुई थी, जबकि पुलिस प्रशासनिक अफसर समेत 29 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए थे। इसी कड़ी में अब पुलिस 53 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में विगत 24 नवंबर को हुई हिंसक घटना के फलस्वरूप अभी तक 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आज एक अभियुक्त सलीम पुत्र रफीक निवासी मोहल्ला नाला थाना कोतवाली संभल को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त द्वारा पुलिस कर्मियों से उनके पंप गन के 5 कारतूस 12 बोर लूट लिए गए थे। साथ ही क्षेत्राधिकारी संभल पर फायरिंग की गई थी। इस अभियुक्त के कब्जे से लूटे गए 5 कारतूस 12 बोर एवं एक तमंचा 12 बोर, एक खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। यह अभियुक्त घटना के पश्चात सीलमपुर नई दिल्ली भाग गया था एवं वह अभी शीघ्र ही वापस लौटा था एवं सरेंडर के प्रयास में था। इसी दौरान उसे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त पर पूर्व से ही
गैंगस्टर एक्ट के सहित 7 मुकदमे पंजीकृत रहे हैं एवं यह मनमाड़ अपराधी रहा है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उधर कुशीनगर के पंजाब चीनी मिल से दरअसल निकलने वाली राख रामकोला नगर वासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। त्रिवेणी समूह की इस चीनी मिल से निकल रही राख से बच्चों और बुजुर्गों का सांस लेना दुभर हो रहा है। इसी के चलते लोगों में अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं, जिसके चलते शिकायत के बाद भी प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं। तो बता दें आपको कि बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ये जो इस मिल से निकलने वाला जो ये कोयला है, वो राख जो है वो काफी ज्यादा हानिकारक है अब लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी। आप देख सकते हैं घरों के बाहर किस तरीके से राख जो है वो इकट्ठी हो जाती है और अब ये हर किसी के लिए जानलेवा साबित हो रही है। आप देख सकते हैं कुशीनगर में किस तरीके से घरों के बाहर ये राख जो है वो यहाँ इकट्ठी हो रही है। सांस संबंधी बीमारियां जो है वो बच्चों में आम हो गई है, बुजुर्गों में आम हो गई है। घरों के बाहर ये आप देखिए राख की जो परत है वो पूरे दिन में जम जाती है और काफी ज्यादा दिक्कतें जो है लोगों को सहनी पड़ रही है। कुशीनगर जिले के रामकोला में स्थित त्रिवेणी चीनी मिल से निकलने वाली राख लोगों की आंख में पड़ जाती है और कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। यही नहीं, स्थानीय लोगों ने यह बताया कि जब हम अपने छत पर सफेद कपड़ा सुखाने के लिए डालते हैं तो राख से काला हो जाता है, जिसकी सूचना चीनी मिल के जिम्मेदार अधिकारी को दी गई, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई उपाय नहीं किया जिससे राख बाहर न निकले। राख निकलने से कस्बे के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं कई बार राहगीरों के आग में पड़ जाने से दुर्घटना भी हो गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अभी भी सूद नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीनी मिल के अधिकारियों की लापरवाही साफ साफ दिख रही है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। उधर बीजेपी संगठन में मंडल अध्यक्षों के चुनाव के बाद अब जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष का जो चुनाव को लेकर अब तमाम उम्मीदवारों का लखनऊ के यूपी बीजेपी कार्यालय में पहुंचना शुरू हो गया है, जिसमें 7 से लेकर 10 जनवरी तक जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष का नामांकन किया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही जिला अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों की एक सूची जारी की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने की जो खास रिपोर्ट है वो आप देखें। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं। मंडल अध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं। अब जिला अध्यक्षों की बारी है। जिला अध्यक्ष का नामांकन 7 तारीख से शुरू हो जाएगा, 10 तारीख तक चलेगा। और हम इस वक्त पार्टी कार्यालय में है, कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। तमाम वर्तमान जो जिला अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए हैं। संगठन मंत्री धर्मपाल जी से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कल एक बैठक बड़ी आयोजित की गई थी जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष, विनोद तावड़े समेत तमाम उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी और जो चुनाव अधिकारी हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, उनके बीच में बैठक हुई थी। सभी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष सबको बुलाया गया था। 98 जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्षों का चुनाव होना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि जिस तरीके से मंडल अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हुआ है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों का चुनाव निर्विरोध हो, पार्टी में गुटबाजी न हो और चुनाव शांतिपूर्वक कराए जा सके। भारतीय जनता पार्टी की इस तरीके से तैयारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 7 तारीख से जब नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, करीब 55 जिलाध्यक्ष, 50 से 55 ऐसे हैं जो बदले जाने हैं, उनमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी समझाएगी, ये फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा आशीष के साथ रूम सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उधर मुजफ्फरनगर में बिना प्रशासनिक सहायता के किसान विकास बलिदान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और आपको बता दें कि ये गन्ने की खेती करते हैं और उसे बने पदार्थ गुड़, शक्कर और सिरका बनाकर बाजार में बेचते हैं। दरअसल विकास अपने खेतों में गाय का गोबर, सूखी पत्तियां, गुड़ आदि अन्य
जो पदार्थ है कि दवाई बनाकर डालते हैं, जिससे कि गन्ने की जो खेती है काफ़ी अच्छी होती है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि किसान विकास बलिदान का जो बालियान का यहाँ पर कहना है कि किसानों को ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, इससे लोगों को बीमारियों का खतरा कम रहता है। बता दें आपको कि विकास को उनके इस काम के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। साहब ये है, आप खाद खेत में डाल रहे, आपकी भूमि खराब हो रही, आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा, आप इधर पैसे भाई प्रोडक्शन बढ़ा के घुमा रहे, उधर डॉक्टर के दे रहे, फायदा क्या हुआ? आना आना तो वही है। दूसरी बात मैं तो अपना स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य ठीक है अपना आदमी का, तो ना होगा नहीं अपन निरोगी का सबसे बड़ा वरदान हुआ खरा निरोगी का, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन कम हो, शुरुआत में बढ़ जा, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चे भी तो बढ़ेंगे ना हमारे, भाई मेडिकल का खर्चा आप देख लो, 50,000 रुपये का बने, 5,000 के चेकअप हो, तब जाके चीजें दवाई शुरू हो। आओ इनका वहीं रहे, खुश हो रहे। प्राकृतिक खेती में और जो आजकल खेती चल रही है केमिकल खाद की, कितना अंतर है उस चीज को लेकर? प्रोडक्शन में शुरुआत में डाउन है, आधा मान लो शुरुआत में तो है, धीरे धीरे बढ़ जाओ। दूसरा अगर आप करो तो उसके उत्पाद डबल रेट में बिक रहे। अब मेरा गुड़ी है 100 रुपए किलो गुड़ है, 120 रुपए किलो मेरा गुड़ है, खांड 130 है। आप बेचते क्या बनाते हैं, खुद क्या करते हैं? हाँ मैं खुद बनाता हूँ, खुद बेचता हूँ। कहाँ तक सप्लाई है आपकी इस चीज? मेरे आप ये मान लो ऑल इंडिया, कोई प्रदेश नहीं, इंडायरेक्ट अमेरिका कनाडा बहुत दूर तक जा चुका। बेचते हैं जी साहब। अच्छा, बेनिफिट मतलब मिल रहा है इस चीज का? बढ़िया मिल रहा मुझे तो, शुरुआत के कुछ संघर्ष के रहे, कुछ जानकारियां नहीं थी, मैंने तो जानकारी का अभाव था मुझे। उधर दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार करने वाले योग गुरु परमहंस योगानंद की जन्मस्थली और उनसे जुड़ी वस्तुओं को धरोहर के रूप में संरक्षित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सरकार की ओर से योग भवन का निर्माण करने का आदेश दिया जा चुका है, जिसके बाद अब अगले महीने योग भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। बता दें आपको कि प्रशासन ने इसके लिए 31 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। और देखिए हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया में योग क्रिया की अलख जगाने वाले परमहंस योगानंद यानी कि मुकुंद घोष की जन्मस्थली आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे है। आपको बताते चलें कि 1893 में उन्होंने इसी मकान में जन्म लिया था और बताते चलें कि लगभग 100 साल से ऊपर हो गया और वो यानी कि जो अमेरिका है या विदेशों में लगातार उन्होंने जो है योग क्रिया का पाठ पढ़ाया और पूरी दुनिया में उनके अनुयायी हैं। कलकत्ता चले गए, कलकत्ता के बाद वो अमेरिका चले गए, यानी कि वो विदेश में ही रहे और आज तक वो वापस नहीं लौटे। लेकिन जो उनकी धरोहर है वो धरोहर को अब योगी सरकार संजोए गए। और बता दें आपको कि इसी बिल्डिंग में जो है 4 तल्ला यानी कि 4 फ्लोर का बनेगा बाकायदे, यहाँ पे उनकी जो है यादें संजोई जाएगी और यहाँ पे लोग जो योग क्रिया के बारे में लोग जानेंगे और पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अलख जगाया था। उनकी सारी जो है यहाँ पे तमाम उनके सामान भी है। बात करेंगे जो इस मकान के ओनर हैं उनसे बात करेंगे, उनके परिवार से। हालांकि आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी को ये लोग बाकायदे उनका जन्मदिन मनाते चले आ रहे हैं और काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं मनाते हुए। क्या कहेंगे, आप लोगों को कष्ट भी होगा कि अब आप लोगों को मकान ये छोड़ना पड़ेगा, और जबकि पूरी दुनिया में अलग जगाया उन्होंने, विश्वविख्यात हैं, उनका जन्म इसी मकान में हुआ था। जी हाँ, ये तो बात सही है कि योग को पैदा करने वाले वही हैं, योग को पैदा करने वाले वही हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस बात को गोरखपुर के लोग और स्पेशली इस मोहल्ले के लोग नहीं जानते हैं कि उनके शहर में इतनी बड़ी महान हस्ती ने जन्म लिया। इसी घर में वो पैदा हुए थे 1893 में। उसके बाद वो लोग यहाँ से कराची चले गए और उसके बाद जब ये चले गए अमेरिका तो वहाँ पर ये बहुत बड़े विद्वान हुए। इनकी कई किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चलती हैं। वही किताबें पढ़कर और उनकी जो जीवनी पढ़कर उनके वहाँ के जो हैं विदेश, ज़्यादातर इनके जो बड़े अनुयायी हैं वो विदेश के ही हैं। हमारे दादा के टाइम में कोई बच्चे नहीं थे और इस मोहल्ले में वही एक बच्चा आए थे। अब बड़े ही नटखट थे वो। उनकी दीदी पढ़ाएं तो वो पढ़े ना, वो कहें वो देखो सुग्गा बैठा है, मिट्टू बैठा है, तो उनकी दीदी पीटें कि है तुमको हम पढ़ा रहे हैं, तुमको इधर उधर देख रहे हो। हमारी दादी के पास ज़्यादातर वो खेले कूदे, उनकी गोद में। हमारी दादी उनको बहुत मानती थी। हमारी मकान में उनका खेलना कूदना होता था। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है इन्होंने बताया कि
यहाँ पे जो निर्माण होना है वो 4 फ्लोर में होना है और बाकायदे 31 करोड़ रुपया योगी सरकार बाकायदे खर्च करेगी और बाकायदे उनकी यादों को यहाँ सजोया जाएगा, मेडिटेशन हॉल बनेगा और तमाम जो योग क्रिया से जो जानकारी होती है वो सब कुछ इसी 4 तल्ले में जो है लोगों को देखने को मिलेगी। और आपको बताते चले कि इसी चौराहे पे यानी कि जस्ट थोड़ी दूर पे चौराहा है और उस चौराहे का भी नाम योगानंद चौराहे के नाम से जो है प्रस्ताव रखा गया है और जल्द ही जो है ये निर्माण शुरू हो जाएगा। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।